हेलो गाइस, दिस मुबशिर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजसर्स एकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दो डिवाइसेस को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो ये डिवाइस वन डिवाइस टू के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो बीच में जो मीडियम होता है वो गाइडेड मीडिया होता है, यानी कि डायरेक्ट लिंक डिवाइस वन और डिवाइस टू के दरमियान होती हैं। ठीक है। तो वो गाइडेड मीडिया हमारे केबल्स हैं, जिनमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स, हम कोएक्शियल केबल्स या हम फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम डिवाइस वन टू डिवाइस टू। उनको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और वायर्ड मीडिया। लेकिन आज हम दूसरे टाइप ऑफ मीडिया की बात करेंगे, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पर अगर हमें दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करना है, दो डिवाइसेस आपस में जो डेटा है वो एक्सचेंज करना चाहती है डिवाइस वन से डिवाइस टू तक, तो बीच में कोई लाइन या कोई केबल नहीं होगी, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। दैट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा वाया वेव्स इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। ठीक है गाइज। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन और डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। वायर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्चुअली हम वेव्स के ज़रिए से डिवाइस वन से डिवाइस टू के दरमियान हम डेटा को एक्सचेंज करेंगे वाया वेव्स के थ्रू। ठीक है। when they are said to be connected through unguided media। तो उसमें अनगाइडेड मीडिया में कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो है दैट इज़ रेडियो वेव ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पर डिवाइस वन से डिवाइस टू के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो वो रेडियो वेव ट्रांसमिशन के थ्रू हो रही है। ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स कैसी होती है? पहले ये रेडियो वेव्स क्या होती है? दीज आर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आप याद रखिए, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से क्या होता है, वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है। मैं मान लेता हूँ ऐसे ऐसे इस कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। साथ ही करंट की ये भी प्रॉपर्टी है कि जब ये किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो ये अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, उसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप मान लीजिए इस तरीके से है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में टकराते हैं तो एक वेव जनरेट होती है, दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब करंट एक कंडक्टर में चलता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ऐसे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जब भी करंट कंडक्टर में चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो ये एक वेव को जनरेट करते हैं, दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम डिवाइस वन टू डिवाइस टू। ठीक है। तो हम रेडियो वेव कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से डेटा को जनरेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लार्ज वेव लेंथ होती है और यहाँ हम फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो कम होती है। अब हमें देखना है ये फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ क्या होती है। सपोज मैं मान लेता हूं ये एक वेव है, ये एक वेव है। ठीक है। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ठीक है। यानी कि इस लाइन पर पार्टिकल्स जो है वो नॉर्मल पोजीशन में होंगे, वो अप डाउन पोजीशन में नहीं होंगे। इसमें जीरो डिस्टर्बेंस है इस लाइन पर पार्टिकल्स की। यहां पर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे होंगे, तो ये बनाता है अपर पार्ट। जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से अपर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, जो लोअर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है। तो मैं यहां पर कहता हूं कि ये एक वेव है, उस वेव का अपर पार्ट क्रस्ट होता है, उस वेव का लोअर पार्ट ट्रफ होता है। ये फिर से क्रस्ट है, ये फिर से ट्रफ है। ठीक है। उसके बाद जो इन दो क्रस्ट्स के दरमियान, ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छे से समझ लीजिएगा, दो क्रस्ट्स के दरमियान जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। या दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। अब यहां पर जो ये तो एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वेवलेंथ बोला, वेवलेंथ है दो क्रस्ट्स, जो क्रस्ट होता है जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर वाला पार्ट है, ट्रफ होता है जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे वाला पार्ट है। दो क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और जो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पार्ट होता है, ये जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है गाइज। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वेव है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो होता है वो एक वेव मानी जाती है, एक कंप्लीट वेव है। यानी कि एक ही क्रस्ट हम वेव नहीं कह सकते, एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये हुई एक वेव, फिर से एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेव हुई। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो गई तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। ठीक है। अगर एक सेकंड में दो वेव्स कंप्लीट हो रही है तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव कम्युनिकेशन में वो 1 mm to 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट के दरमियान। तो डिस्टेंस हम यूजुअली मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर्स में ही उनको लेते हैं। ठीक है। और ये जो दो क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस वेवलेंथ होती है इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से, ग्रीक लेटर लेमडा। इस लेमडा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है गाइज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है वो 1 mm, यानी कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन में जो वेव्स की जो आपस में क्रस्ट्स की जो डिफरेंस होती है वो 1 mm से हो सकती है कुछ भी 100 किलोमीटर्स तक हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज तक उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी कि वो एक सेकंड में 3 किलोहर्ट्ज इतनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या अप टू 1 गीगाहर्ट्ज। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक एंटीना लेता हूँ और उस एंटीना से जब मैं रेडियो वेव छोड़ूंगा तो वो इस तरीके से जाएंगी, हर एक डायरेक्शन में वो रेडियो वेव जा सकती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो, एफएम रेडियो जिसे हम कहते हैं, या टेलीविजन जो है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि ट्रांसमिटिंग एंटीना उन वेव्स को छोड़ता है और रिसीविंग एंटीना जहाँ पर होंगे ये डिवाइसेस वो इसको रिसीव करती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। क्या होती है रेडियो वेव कम्युनिकेशन, उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ जो होती है 1 mm to 100 किलोमीटर हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, ओमनी डायरेक्शनल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी मैंने समझाया क्या होती है, उससे जनरेट होती है। तो ये इसका था। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन होती है वो एक प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करती है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो होती है उसमें क्या होता है, ये है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसमीटर है जो वेव्स को अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड ट्रांसमिट करता है और वो वेव्स रिसीवर तक पहुँच जाती है। यानी कि अगर मैं मान लूँ ये अर्थ है तो अर्थ पर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। जो ग्राउंड वेव होगी वो अलोंग द सरफेस, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस, ये सरफेस ऑफ अर्थ है उसके पैरेलल वो जाएंगी और रिसीविंग एंटीना रिसीविंग स्टेशन तक पहुँच जाएंगी। उसमें क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ डेफिनेटली कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है। तो देख लीजिए आप, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब इस तरीके से है वेव, यानी कि ये वेव एक सेकंड में ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, एक सेकंड में 1 2 3 4 5 ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर रही है। यहाँ पर देखिए ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, इनके दरमियान लेंथ जो है वो कम है, इसका मतलब वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम उसके मुकाबले में ऐसी वेव लेंगे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, इन दो क्रस्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, और एक सेकंड में ऑलमोस्ट एक ही वेव कंप्लीट होगी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दो क्रस्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप याद रखिए लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव लेंथ कम, वेव लेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है। तो इसका मतलब ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए,
जब भी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होती है तो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये जो वेव चल रही है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, यहाँ पर इंड्यूस होती है नई एक वेव। इस तरीके से यहाँ पर इंड्यूस होती है नई एक वेव। अगर मैं मान लूँ ये प्लस है तो ये नेगेटिव है, अगर मैं मान लूँ ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस इस वेव के साथ कैंसल आउट हो जाता है और रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, एनर्जी ज़ाया होती है। जब भी मैं यहाँ पर मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से, आप फिर समझ लीजिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो वेव निकल रही है और वो जा रही है रिसीविंग एंटीना तक, तो ग्राउंड में क्या होता है, एक नई वेव इंड्यूस हो रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, अगर ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। एज सच ऐसे ही चला जाएगा ये, तो ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर ग्राउंड वेव में शॉर्ट सर्किट बन जाता है और जिसकी वजह से एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जब एनर्जी लॉस्ट हो जाती है तो ग्राउंड वेव में ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो वेव जा रही है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसलिए जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो कम डिस्टेंस के लिए ही चलता है। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि वेव लेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। पैरेलल टू ग्राउंड, इंड्यूस्ड वेव इन ग्राउंड, एटीन्यूट ईएम वेव एट अ शॉर्ट रेंज। मैंने अभी जो कहा कि यहाँ पर जो वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर जा रहा है, यहाँ पर नई वेव इंड्यूस होगी जिसकी वजह से क्या होगा, एटीन्यूट होता है, लॉस स्ट्रेंथ, लॉस सिग्नल जो होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है ईएम वेव की एट अ शॉर्ट रेंज। यानी कि ये अभी कम ही चली होती है तो उसकी पावर जो है वो लॉस्ट हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती। उसके बाद फ्यू हर्ट्ज टू फ्यू मेगा हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लार्ज वेव लेंथ होती है। यहाँ पर मैंने कहा लो फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेटली वेव लेंथ तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है गाइज, तो ये था ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। यानी कि हम अगर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो प्रोपगेशन इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ ग्राउंड वेव, और ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस अगर होगी तो सिग्नल कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद जो दूसरी ट्रांसमिशन सिस्टम है दैट इज माइक्रोवेव सिस्टम। माइक्रोवेव सिस्टम में हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव सिस्टम में हम हाई फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो वेव होगी उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब उसमें जो वेव लेंथ होगी, दो क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। जब भी वेव लेंथ कम होती है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव में एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो दे आर यूजिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट डेटा। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है माइक्रोवेव सिस्टम में दैट मस्ट बी इन द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर एक चीज़ है, तो ये चीज़ मेरी डायरेक्ट नज़र में है। यहाँ पर कोई ओबेस्टिकल वोबेस्टिकल नहीं आता, पहाड़ नहीं आता, डायरेक्ट मेरी नज़र उस पर है, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये लाइन है और मैं देख रहा हूँ, दैट्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, हाँ वो तो पता ही है हमें क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है तो यहाँ पहाड़ भी आ सकता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स तो बैंड नहीं हो सकती क्योंकि उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं हो सकती, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ नहीं जा सकती, तो इसमें लाइन ऑफ साइट होगा। यानी कि बीच में ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ अगर डेटा भेजना है तो उनमें सीधे होना चाहिए, ऐसी लाइन ऑफ साइट, ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। सो दिस में नॉट बी पॉसिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिग्नल्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर उन्हें कुछ डिस्टेंस की, अगर यहाँ से यहाँ भेजना है तो सिग्नल जब निकलेगी तो ये कमज़ोर पड़ जाएगी, बीच में ही ये कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मुझे कुछ पावर की ज़रूरत है, कुछ एम्पलीफायर्स की ज़रूरत है जो सिग्नल को ताकत देंगे, जो सिग्नल को स्ट्रेंथ देंगे, उसके बाद वो फिर से चलेगी। ठीक है गाइज, सिग्नल को ताकत देंगी। सिग्नल को ताकत हम कैसे देंगे, हमें बीच बीच में रिपीटर्स का इस्तेमाल करना होगा। रिपीटर्स क्या करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसमीटर होता है और एक एम्पलीफायर होता है, जो एम्पलीफायर जो है वीक सिग्नल को ताकत देता है और ट्रांसमीटर फिर इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये है ट्रांसमिटिंग स्टेशन, यहाँ से जो वेव है वो ट्रांसमिट हो रही है, जो ही इसने कुछ डिस्टेंस की तो इसकी
जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिपीटर लगाया। रिपीटर में क्या होता है, उसमें ट्रांसमीटर होता है, उसमें एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर इस सिग्नल को ताकत देगा और ट्रांसमीटर फिर से उसको ट्रांसमिट करेगा, फिर से ये वेव निकल पड़ी यहाँ से। यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से कमज़ोर पड़ गई। यहाँ पर एक और रिपीटर मैंने लगाया। रिपीटर क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा, उसके बाद फिर ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद ये वेव फिर से चलेगी और यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन है जो उसको रिसीव करेगा। ये बीच में लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कि ऑब्स्टिकल कुछ बीच में नहीं आती है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से माइक्रोवेव जो है वो काम करता है। माइक्रोवेव स्टेशन, उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेवलेंथ तो डेफिनेटली कम ही होगी। ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव सिस्टम्स जो है दे हैव अ स्पीड ऑफ अबाउट, उनमें 16 गीगा बिट्स पर सेकंड उनमें स्पीड होती है, और ये मैक्सिमम जो है सपोर्ट कर सकती है 2.5 लाख वॉइस चैनल्स को ये सपोर्ट डायरेक्टली कर सकती है साइमल्टेनियसली 2,50,000 तक। ठीक है, और उनमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 0.3 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ कम होती है। जब भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वेवलेंथ डेफिनेटली कम होगी। और ये सेल्यूलर नेटवर्क को टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम कोई टीवी स्टेशन है, यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन है, तो जब भी हम टीवी स्टेशन में इसमें सिग्नल चलेगी उसके बाद उसको रिपीटर लगाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर से रिपीटर लगाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर से जब तक ये रिसीविंग एंड तक पहुँच ना जाए। ठीक है, और डेटा जो ट्रांसफ़र है वो अबाउट 1000 Mbps डेटा को ये ट्रांसफ़र करता है एक साथ में। ठीक है गाइज, तो ये था दूसरा हमारा माइक्रोवेव सिस्टम। उसके बाद हमारा तीसरा है दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट हम यहाँ पर देखते हैं जो ही माइक्रोवेव सिस्टम्स हमारे हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा यहाँ पर ट्रांसमीटर हैं, यहाँ पर रिसीवर हैं, तो जब हम सिग्नल को भेजते हैं तो यहाँ पर हमें रिपीटर की ज़रूरत, वो प्रॉब्लम नहीं थी, रिपीटर हमने लगाया, उसकी वजह से सिग्नल में एम्पलीफिकेशन हुई, सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई और ट्रांसमिट भी किया सिग्नल को फिर से टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। लेकिन अगर यहाँ पर पहाड़ एक था, यहाँ पर पहाड़ था, उसके बाद सिग्नल निकलेगी, क्योंकि उनमें हाई फ्रीक्वेंसीज होती है तो ये बैंड करके यहाँ से नहीं जा सकती, वो तो प्रॉब्लम है। सिग्नल तो यही रुकेगी क्योंकि उसमें वेवलेंथ कम है, तो ये ऑब्स्टिकल उसको पार नहीं कर पाएगी। अगर ये यही रुकी तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, सिग्नल तो यही रुक गई क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर या कुछ और है। तो उस वजह से वो ओवरकम करने के लिए, लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना अगर उसको डेटा यहाँ भेजना है, यहाँ पर रिसीविंग एंटीना है, तो ये लाइन ऑफ साइट में तो नहीं है क्योंकि ये सीधा तो नहीं है, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव वो तो स्ट्रेट चलेगी, वो यहाँ से मुड़ के यहाँ तो नहीं आ सकती। उस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को टुवर्ड सैटेलाइट भेजती है। ठीक है गाइज, जो ही वो उनको टुवर्ड सैटेलाइट भेजती है, सैटेलाइट में एक चीज़ होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपाउंडर, क्योंकि यहाँ से जो वेव जाएगी उसको ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है। जो ही वो 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, सिग्नल में ताकत खत्म हो जाएगी। उसलिए सैटेलाइट में जो है वहाँ पर जो ट्रांसपाउंडर्स लगाए गए होते हैं वो इस सिग्नल स्ट्रेंथ को फिर से ताकत देते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ाते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पर जाएगी। यहाँ पर हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है वो यहाँ पर वापस जाएगी। जो ही जो ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड सैटेलाइट, उसको कहते हैं अपलिंक। ठीक है, और उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ से 14 गीगाहर्ट्ज़ तक कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद जो डाउनलिंक होता है, जो सैटेलाइट वापस इस सिग्नल को भेजता है टुवर्ड्स रिसीविंग स्टेशन, दैट इज उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ होती है 4 गीगाहर्ट्ज़ टू 11 गीगाहर्ट्ज़ उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम क्या करते हैं, इट शुड बी ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होना चाहिए, यानी कि जब भी अर्थ घूमता है टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस तो ये सैटेलाइट भी उसी हिसाब से घूमना चाहिए। यानी कि ये नहीं सैटेलाइट अर्थ अपनी जगह है तो सैटेलाइट यहाँ से होगा, क्योंकि हम भेजेंगे यहाँ तो सैटेलाइट होगा ही नहीं, तो वो रिफ्लेक्शन कैसे होगी और वो डेटा तो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि सैटेलाइट भी वही होगा, अर्थ भी यहाँ होगी, अर्थ भी घूमेगी तो सैटेलाइट उसी पोजिशन के हिसाब से सारा कुछ घूमेगा। यानी कि जियो स्टेशनरी, ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी हम कह सकते
सकते हैं, होनी चाहिए, तभी हम डेटा को यहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हैं टुवर्ड सैटेलाइट, और वो वहाँ से उसको डाउन लिंक करके वापस रिसीविंग स्टेशन तक भेजेगा। ठीक है गाइज, क्योंकि उसको 36,000 जो किलोमीटर्स है उसको ट्रैवल करने हैं। When we send signal to satellite positioned in space, by the time this signal reaches the satellite, और वो कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि उसको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। ट्रांसपॉन्डर होता है वहाँ पर सैटेलाइट में जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और उसको ट्रांसमिट बैक करता है अर्थ की तरफ एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 GHz टू 11 GHz। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा। उसके बाद हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पर इतनी डिस्टेंस जो अर्थ की है उसमें ये सिग्नल्स पहुँचेंगे, ये किसी भी रिसीविंग स्टेशन तक इन सिग्नल्स को भेज सकता है यहाँ तक। उसके बाद अगर सपोज मैं मान लूँ यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है और इंडिया वाले चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसको रिले करें, तो नहीं कर सकते। इसलिए एट मिनिमम हमें 3 सैटेलाइट्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ से भेजूँगा सैटेलाइट को, यहाँ से वो वापस भेजेगा, यहाँ पर दूसरा सैटेलाइट है, यहाँ से भेजूँगा वापस भेजूँगा, तो ऑलमोस्ट सारा एरिया, सारा अर्थ का एरिया जो है वो इन 3 सैटेलाइट से कवर हो जाएगा। मैं नहीं कहता 3 ही होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, ताकि हम दुनिया की किसी भी जो चाहे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, बाकी कुछ चल रहा है, उनको रिले कर सकते हैं। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स है, बहुत सारी कंट्रियों के जो आप वहाँ पर जो ऑर्बिट है वहाँ पर घूम रहे हैं और डिफरेंट वेदर फोरकास्टिंग बाकी चीज़ें उनके बारे में हमें मालूमात देते हैं। ठीक है गाइज़, तो ये था आज का लेक्चर अनगाइडेड मीडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।